दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आया मेरे मित्र को कि आप 15 मिनट में तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ आपको पिकअप करने, आप नीचे आ जाना क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। तो हम लोग 10 मिनट में ही तैयार होकर नीचे आ गए। पूरे 15 मिनट के टाइम पे वो गाड़ी आई और दाऊद इब्राहिम भागे भागे अंदर आए। वो बोले चलो 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 जल्दी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है यार। मुझे और मेरे मित्र को लेके हम पीछे गाड़ी में बैठ के तो आगे वाली सीट पे जब देखा जो गाड़ी चला रहे थे वो और कोई नहीं, जावेद मियांदाद थे, पाकिस्तान क्रिकेट के माने परमाने हुए खिलाड़ी और बहुत जॉली हंसमुख किस्म की नेचर उनकी, बात बात में मखौल करते थे, लतीफ़े सुनाना, चुटकुले सुनाना, पंजाबी में बात करना, बात से बात निकालना, बाल की खाल निकेलना, ये जावेद मियांदाद का करैक्टर है। खैर हम वहाँ से निकले तो थोड़ा दूर आगे लिबर्टी सिनेमा वगैरह क्रॉस करके एक बहुत बिजी बर्कले स्ट्रीट आती है लंदन की। तो मैंने एक करके उन डिजिट पे पैसा लगाया और आप मानो वो नहीं, कुदरती मैं उस दिन को 800 पाउंड जीत गया। मतलब मेरे पास 25-30 पाउंड थे, अपने 800 पाउंड में वहाँ पे कोई आधे पौने घंटे में जीत गया मैं। वो जीत के मैं साइड में जाके वो एक जो रेस्ट काउचेज़ होते हैं वहाँ, बड़े बड़े सोफ़े, तो वहाँ पे जाके मैं आराम से बैठ गया वहाँ। तो ये 2-2.5 घंटे के बाद सब लोगों को किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, सब के सब हार के आए। मेरा मुंबई वाला दोस्त भी जावेद मियांदाद 2-2.5 हज़ार पाउंड हारा। दाऊद भी बोला मैं कितने पता नहीं पाउंड हार गया। तो जैसे मेरे पास आए तो मैंने वो जो मेरी लेफ्ट की जेब में वो जो नोटों का एक बंच था जो दाऊद मेरी जेब में डाल के गया था, मैंने वो निकाला और वैसे के वैसे उनको हाथ में पकड़ा दिया। बोलते क्या बात आप खेले नहीं? मैंने दूसरी जेब से नोट निकाले और बताया कि ये देखो मैं 800 पाउंड जीत गया हूँ। खैर उसने अपने नोट वापस लिए और खुश ही बस हैप्पी कि चलो हम में से कोई तो जीता। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि तीनों को तीनों हार के आए थे। तो हम ऊपर रूम में चले गए तो वहाँ पे मैच आ रहा था, तभी हाईलाइट्स मैच की जो दिन भर खेला गया था। तो वो हाईलाइट्स के ऊपर ही ये तीनों दोस्त बैटिंग करने लग गए, जावेद मियांदाद, दाऊद और मेरा मुंबई वाला दोस्त। तो किसी को मालूम नहीं दिन में क्या हुआ, किसी ने रेडियो नहीं सुना, किसी ने टीवी नहीं देखा। तो वहाँ पे हाईलाइट्स पे दिखा रहे हैं अब देखो कौन चक्का मारता है, चौका मारता है। तो ये टाइम पास करते आधे पौने घंटे के बाद दाऊद और जावेद मियांदाद वहाँ से गए। जो आदमी जो मुंबई में इतने केसेस में वांटेड, जिसको बोलते हैं 50 देशों की पुलिस ढूंढ रही थी, और उस आदमी के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, गाड़ी उसको चलानी नहीं आती, दूसरे ड्राइवर के ऊपर मुनहसर है, वो या तो टैक्सी करके जाए तो या फिर जावेद मियांदाद की गाड़ी में घूमे। तो दोस्तों एक और मंगलवार और एक बार फिर मुंबई के अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ लेके मैं बलजीत परमार अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस दुनिया भर से मिल रहा है। 32-33 कंट्रीज़ में बैठ के लोग इस चैनल को देख रहे हैं और अपने ख्यालात, अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, टेलीफोन कॉल्स, व्हाट्सएप पे हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। और आप भी इस चैनल को इसी तरह आगे शेयर करते रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक भेज के उनसे रिक्वेस्ट भी कीजिए कि वो अपने ख्यालात, अपने कमेंट्स और व्यूज़ हमें बताते रहें, ताकि आने वाले समय में हम इसको और बेहतर बनाने में अपनी जो हमारी कोशिश है उसको जारी रख सकें। तो आज बहुत लोगों ने बहुत देर से बार बार हमें रिक्वेस्ट करते आ रहे थे कि हम कुछ किस्से कहानियाँ उनको अंडरवर्ल्ड डॉन, सरगना, जिसे दाऊद इब्राहिम कास्कर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको कुछ बताएं, क्योंकि बाकी बहुत से लोगों की जानकारी इंटरनेट पर या किताबों में, मैगजीन्स में, अखबारों में या और सोशल मीडिया के साधनों पे आती जाती रहती है,
लेकिन दाऊद के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो आम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि दाऊद हमेशा पुलिस की पहुंच से ही नहीं बल्कि लोगों की नज़रों से भी बहुत सालों से बहुत दूर रह रहा है। मुझे एक पत्रकार होने के नाते ये समय समय पर मौका मिलता रहा कि मैं दाऊद इब्राहिम कासकर को बहुत सालों तक मिलता रहा, और कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स भी थे जिनके फंक्शंस पे, जिनकी सेलिब्रेशंस में मुझे दाऊद से मिलने का मौका मिलता रहा, और एक पर्सनल लेवल पे एक राब्ता जो होता है, एक ट्यूनिंग होती है दो प्रोफेशनल्स के बीच, वो मेरी बनती रही। ना उसने मेरे काम में कभी दखल दिया तो ना मैंने उसके काम में दखल दिया। तो ये एक रिश्ता एक उस पत्रकार का उस शख्स के साथ था जो उसका एक सब्जेक्ट था। क्राइम मेरा सब्जेक्ट है, क्रिमिनल जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। मैं उनकी स्टडी करता हूँ, उन पर रिसर्च करता हूँ, खोज करता हूँ, और अपनी आने वाली किताब में मैं ये सब बातें बहुत तफसील से, डिटेल से मैं लिखूँगा। तो दोस्तों, आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो उसकी ग्राउंड ज़ीरो है, वो लंदन शहर है। ये 1990 के करीब की बात है। लंदन में सबसे बड़ा जो दुनिया भर का महंगा, बड़ा, प्रेस्टीजियस और सेलिब्रेटेड जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका नाम है द हैरड्स। तो हैरड्स स्टोर जो है वो लंदन के बीचों बीच बना हुआ है, और उसके करीब वेस्टमिंस्टर एबे और बिग बेन और इस किस्म की सरकारी इमारतें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं वो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। बहुत सारे थिएटर, सिनेमा घर उसके करीब हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रीमियर्स होते हैं फिल्मों के। तो दोस्तों, हैरड्स के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है वो, उस रोड के दूसरे तरफ एक प्रिंसेस कोर्ट करके बिल्डिंग है जिसमें अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो एक एक फ्लोर पे दो दो तीन तीन अपार्टमेंट्स हैं और वो किराए पे मिलते हैं। तो होटल में तो एक कमरा होता है, जो दो कमरे हो गए, स्वीट रूम हो गया, लेकिन इसमें प्रिंसेस कोर्ट में 3 कमरे का बेडरूम, 3 बेडरूम का फ्लैट, किचन और सिटिंग रूम, टीवी, टेलीफोन, इस किस्म की सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया होती हैं, लेकिन उनके पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो हम 3 लोग थे, 2 मेरे मुंबई के दोस्त थे मेरे साथ जो दाऊद के एरिया के रहने वाले थे, एक नागपाड़ा का, एक डोगरी का, और ये लोग किसी न किसी ज़माने में स्कूल के टाइम पे या बचपन के टाइम पे दाऊद को मिलते गिलते रहे थे। तो मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मेरे साथ वो लोग थे जिनका भले ही अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं हो, कोई उनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, दोनों अच्छे स्कूलों में पढ़े लिखे, शादीशुदा, बिजनेसमैन फैमिलीज़ को बिलोंग करने वाले, अंडरवर्ल्ड से, क्राइम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दाऊद को जानते थे बचपन से। तो मेरे लिए ये एक अच्छी बात थी कि वो 2 शख्स मेरे साथ थे जो दाऊद को दाऊद कह के बुला लेते थे, हंसते खेलते थे, मखौल करते थे। तो उनकी बातों से मुझे दाऊद का एक वो चेहरा, एक वो करैक्टर जो आम लोगों के सामने कभी नहीं आता है, तो वो देखने को मुझे मिला उन दिनों उस लंदन के दौरे पे, इंग्लैंड के दौरे पे। तो हम लोग उसमें जिस रूम में ठहरे थे उसमें हमने एक टेलीविज़न का, स्काई टीवी का कनेक्शन ले लिया। उस दिनों कोई हिंदुस्तान इंग्लैंड के कोई मैचेस चल रहे थे क्रिकेट के, वो देखने के लिए, और साथ ही हमने ब्रिटिश टेलीफोन का एक कनेक्शन जो था वो जो चालू करवा लिया, पहले ही था। तो उसमें एक वो प्रिंट आउट लाने वाली मशीन लगी रहती थी कि आप किसको फ़ोन करते हो, कितने टाइम के लिए फ़ोन किया, तो उसके हिसाब से वो चार्जेस आपको देने पड़ते थे। वो टेलीफोन ज़रूरी था उस समय आपको कनेक्ट रहने के लिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन या इस किस्म की सहूलतें उस ज़माने में नहीं थीं। तो ये बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कनेक्टिविटी आपकी नहीं है तो लंदन जैसे बड़े शहर में एक दूसरे से टच रखना, राब्ता रखना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर, वहाँ से थोड़ी दूर स्विस कॉटेजेस एरिया में दाऊद इब्राहिम का घर था, और जावेद मियाँ दाद उन दिनों में उनके मित्र हुआ करते थे।
बाद में उनकी रिश्तेदारी भी होगी, वो आप सबको मालूम है। तो ये दोनों साथ में रहते थे वहाँ पे अपने अपने घर में। तो एक दिन हमें बैठे बैठे तो हमें जो मेरे मित्र थे बॉम्बे से गए हुए, उन्होंने बताया कि दाऊद इब्राहिम आज आएंगे और कहीं घूमने लेके जाने वाले हैं हमें। बोले ठीक है, तो उनका फ़ोन आएगा तो तैयार हो जाना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि नीचे जो रोड थी हैरोल्ड्स के और हमारे प्रिंसेस कोर्ट के बीच में, वो इतनी बिज़ी रोड थी कि वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिलती कहीं। और जो पार्किंग स्लॉट हैं वो मीटर्ड होते थे, उसके पीछे खब्बा सा लगा होता था, उसमें मीटर लगा होता था। उस पर आप अपना जितनी देर के लिए जाना है आपने उतने पैसे, 1 पाउंड या 2 पाउंड 5 पाउंड जो है वो डाल के मशीन में, तो आप अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर सकते हो। और उसको पार्किंग ढूंढनी पड़ती थी, कई बार तो कई चक्कर लगाने पड़ते थे उस एरिया के। तो चक्कर लगाते लगाते जहाँ कहीं पार्किंग का खब्बा खाली मिला तो वहाँ गाड़ी लगा के फिर पैदल आगे जाना पड़ता था। तो हम ये बातें कर ही रहे थे तो अचानक दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आया मेरे मित्र को कि आप 15 मिनट में तैयार रहिए, मैं आ रहा हूँ आपको पिकअप करने, आप नीचे आ जाना क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। तो हम लोग 10 मिनट में ही तैयार होकर नीचे आ गए। जो ग्राउंड फ्लोर पे जो उस अपार्टमेंट ब्लॉक का जो रिसेप्शन रूम था, उसमें एक छोटी सी पेंट्री बना रखी थी उन्होंने। वहाँ पे हमने चाय के कप बनाए और खुद ही चाय बनानी पड़ती थी गर्म पानी करके वहाँ पे। तो वो बना के हम चाय पीने लग गए कि जब गाड़ी आएगी तो भाग के बैठ जाएंगे। तो इतने में पूरे 15 मिनट के टाइम पे वो गाड़ी आई और दाऊद इब्राहिम भागे भागे अंदर आए और बोले चलो 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 जल्दी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो हम लोग जल्दी जल्दी आके गाड़ी में बैठने लगे। तो अचानक दाऊद ने हमारे जो तीसरे मित्र थे जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं बॉम्बे में, उनको बोला भाई साहब आप रुक जाइए, आपको फिर कभी घुमाएंगे। तो आज ये 2 लोगों को, ये बलजीत भाई हमारे बॉम्बे से आए हैं पहली बार, तो इनको थोड़ा लंदन घुमा लें, आप तो आते रहते हो, आपको फिर कभी और भी घुमा देंगे। तो वो उनको छोड़ दिया और मुझे और मेरे मित्र को लेके हम पीछे गाड़ी में बैठ गए। तो आगे वाली सीट पे जब देखा जो गाड़ी चला रहे थे वो और कोई नहीं, जावेद मियांदाद थे, पाकिस्तान क्रिकेट के माने हुए खिलाड़ी, और बहुत जॉली हंसमुख किस्म की नेचर उनकी, बात बात में मखौल करते थे, लतीफ़े सुनाना, चुटकुले सुनाना, पंजाबी में बात करना, बात से बात निकालना, बाल की खाल निकेलना, ये जावेद मियांदाद का करैक्टर है। खैर हम वहाँ से निकले तो थोड़ा दूर आगे लिबर्टी सिनेमा वगैरह क्रॉस करके एक बहुत बिजी बर्कले स्ट्रीट आती है लंदन की। उस स्ट्रीट में बर्कले स्ट्रीट वाज फेमस फॉर ऑल बिग कॉरपोरेट ऑफिसेज एंड इंटरनेशनल बैंक्स। तो वहाँ पे अचानक एक इमारत आई, कुछ शाम का टाइम था, तो सितंबर का महीना, ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी गर्मी भी नहीं थी, वेरी प्लेजेंट वेदर। तो सूरज भी पूरा निकला हुआ। उन दिनों में लंदन में तकरीबन आधी रात तक सूरज दिखाई देता है, उसके बाद अंधेरा होना शुरू होता था और सुबह 4 साढ़े 4 बजे फिर रोशनी शुरू हो जाती थी। खाली 3-4 घंटे के लिए रात को अंधेरा होता है और उस सीज़न में तो उसको बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम कहा जाता है। और वो तकरीबन छुट्टियों के दिन होते हैं वहाँ पे, जुलाई का आखिरी हफ्ता और अगस्त का से लेके सितंबर तक जो 2-2.5 महीने होते हैं वो काफ़ी खुशगवार माने जाते हैं इंग्लैंड के वेदर में। खैर तो वहाँ से निकले हम तो अचानक वो BCCI बिल्डिंग के पास दाऊद ने बोला जावेद भाई गाड़ी रोकिए, तो आप चक्कर लगाइए, तो देखो पार्किंग मिलती है तो रोको, नहीं तो चक्कर लगाते रहो, मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तो मैं अचानक देखना तो बहुत बड़ी बिल्डिंग और उसके ऊपर बड़े बड़े नियॉन लाइट, शब्दों में लाइट्स में चमकते हुए 4 शब्द BCCI। तो मैंने देखा कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉर्पोरेट ऑफ इंटरनेशनल समथिंग उसका नाम। तो वो बैंक की एक ब्रांच मुझे याद आया जब दाऊद बैंक में चला गया तो कि इस नाम का बैंक तो बॉम्बे में भी है। और मुझे रिकॉल हुआ अचानक कि बॉम्बे वाली जो ब्रांच है उसके ऊपर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई अंकुश भी लगा रखे हैं, उसके ऊपर एक कस्टोडियन बैठा रखा है, क्योंकि RBI को ये डर था, शक था कि ये बैंक बैठ जाएगा। और फिर मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में कि इंग्लैंड की जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है उसने भी उस बैंक की BCCI की इंक्वायरी चालू रखी थी
और उस इन्वेस्टिगेशन में उनको ये मालूम पड़ा था कि जो अरेबियन जो एक टेरर आउटफिट थी, उसमें अबू नदाल नाम का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट था। तो अबू नदाल का जो ग्रुप था उसकी पूरी फंडिंग फाइनेंसिंग जो है वो बीसीसीआई बैंक के थ्रू हुई। इसका जो खुलासा था वो स्कॉटलैंड यार्ड ने और M5 जो उनकी MI5 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये बात की जानकारी निकाल ली थी। और अंदर खाते काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि इस बैंक की फंडिंग थी वो कहाँ से आती है। ये मालूम पड़ा कि वो ज़्यादा दुबई से और पाकिस्तान के बड़े लोगों ने उस बैंक को फंड किया हुआ है और उसको फाइनेंस किया हुआ है। खैर इस किस्म की बातें थी। तो हम चक्कर लगाते रहे, 2-3 चक्कर लगाने के बाद जब वापस आए बैंक के सामने तो दाऊद फुटपाथ पे खड़े थे वहाँ और गाड़ी में बैठे और अचानक मैंने वैसे ही बात छेड़ ली। मैंने कहा ये बैंक में आपका अकाउंट है क्या? बोलते हाँ क्या बात? मैंने उनको बताया कि बॉम्बे वाली ब्रांच की जो ये हालत है और वहाँ माना जाता है कि ये बैंक कभी भी उठ जाएगा, इसका दिवाला निकल जाएगा तो या इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो इसको बंद करवा देंगी। तो ये एक खतरे वाली हालत से ये बैंक जो है वो गुजर रहा है। जो बॉम्बे की जानकारी मुझे थी मैंने दाऊद को बता दी। तो दाऊद एकदम थोड़ा घबराया और अचानक जावेद को बोला यार एक काम कर, एक कैसीनो में बाद में चलेंगे तो पहले जरा गाड़ी घुमाओ एक बार, फिर बैंक जाना पड़ेगा मुझे। तो हमने क्या लेना देना, उनका अपना काम जो मर्जी करें। तो लेकिन गाड़ी घुमा के फिर दाऊद उसी बैंक में फिर वापस गया। तो आधे पौने घंटे के बाद वापस आया। तब तक हमें पार्किंग की एक जगह मिल गई थी, वहाँ गाड़ी लगा के पार्किंग पे गाड़ी के बाहर खड़े रौनक मेला देख रहे थे लंदन का। तो ऑफिस बंद होने का टाइम भी हो गया था, वहाँ लोग जाने लग गए, काफ़ी पार्किंग स्पेस खाली होने लग गई। तो आना जाना रौनक देखते रहते। काफ़ी देर के बाद दाऊद वापस आया तो ही लुक्ड अ बिट रिलीव्ड। उसके चेहरे पे एक थोड़ी सी शांति सुकून के निशान मैंने नोटिस किए। खैर वहाँ से बोले चलो भाई अभी चिंता की बात नहीं, अब चलो पाम बीच चलो तो थोड़ा मौज मिला करते हैं। तो वहाँ से पाम बीच नज़दीक ही था, कोई 3-4 मिनट का रास्ता था। और जैसे हम गाड़ी से पाम बीच के, वो फर्स्ट फ्लोर पे पूरा कैसीनो था, नीचे उनके वो जिम वगैरह बनाई हुई थी और लॉकर रूम बनाए हुए थे जहाँ आप अपना सामान नहीं आप लेके जा सकते वहाँ कैसीनो में। जो आपका बैग है या वो आपने ओवरकोट पहना है या कुछ इसके चीज़ें जो हैं वो आपको नीचे लॉकर में रख के जानी पड़ती। खैर तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो दाऊद की निगाह पड़ी मेरे शूज़ के ऊपर, जो मैंने जूते पहने हुए थे। मेरे वो पाँव की एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम है तो मैं लेदर शू नहीं पहन सकता हूँ, चमड़े के जूते वो पहनता हूँ तो मेरी उंगलियों को तकलीफ़ होती है पाँव को, तो मैं नहीं पहनता हूँ। मैं हल्के जो वज़न के शूज़ होते हैं वो नाइकी के हो या और किसी कंपनी के जिनका वज़न ज़्यादा नहीं और पाँव को तकलीफ़ नहीं दें, तो वो महंगे ज़रूर आते हैं लेकिन मुझे वो सूट करते हैं। तो मैंने वो पहने हुए थे। तो दाऊद बोले नहीं ये शू पहन के तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, यहाँ तो शर्त है कि आप लेदर के शू होने चाहिए और आपने तो टाई भी नहीं पहनी हुई है, तो एक टाई भी खरीदनी पड़ेगी आपके लिए। तो एक काम करो मेरे साथ चलो, हम लोग कोई जूते की दुकान ढूंढते हैं, टाई भी वहाँ मिल जाती है, तो आपको पहले जूता खरीद के देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं, आप जाओ, मुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी में बैठूँगा या बाहर यहाँ चहलकदमी करता हूँ, तो आप जाके आओ, मैं लेदर शू नहीं पहन सकता हूँ। बोलते नहीं आज तो आपको हमारे लिए पहनने पड़ेंगे। तो चलिए, वो मेरे मुंबई वाले दोस्त ने बोला कि आप गाड़ी में रुको, यहाँ आप ऊपर चलो, मैं इनको मजीद भाई को लेके जाता हूँ, तो हम शू खरीद के लाते। तो दाऊद मार गया। हम गए, मैं और मेरे वो मित्र मुंबई वाले, तो ढूंढते ढूंढते कॉर्नर पे हमें एक मेट्रो शूज़ की दुकान नज़र आई। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे लेडीज़ का सेक्शन था, लेडीज़ फुटवियर का, और ऊपर सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जेंट्स सेक्शन था। और मैं इस किस्म का शू चाहता था जो सस्ता हो, क्योंकि मुझे एक ही बार पहनना था, दोबारा मैंने वो जूता पहनना नहीं, क्योंकि मैं पहन नहीं सकता, मेरी मजबूरी थी। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि यार ऐसा करो कोई सस्ता सा
कोई 10-15-20 पाउंड तक का कोई शू देखते हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन कोई भी शू जो मेरे पाँव के हिसाब से, जिसका थोड़ा आगे से खुले शेप हो उसकी, खुली, पाँव को दबाए नहीं उंगलियों को, तो इस किस्म का शू कोई 50-60 पाउंड से कम ही नहीं था। लेकिन वो क्योंकि मैं पहले बता चुका था कि मुझे हल्का शू चाहिए होता है जिसका वज़न ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो पैरों को तकलीफ़ देता है। तो वो मेरा दोस्त शू उठा के देखे, बोलते हैं इनमें वज़न बहुत है। तो कर के हमें चक्कर लगाते लगाते एक शू जो लाइट वेट था, उसका चमड़ा भी बहुत नरम था और देखने में उसकी शेप भी अच्छी थी, पहना हुआ बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उन्होंने ख़रीद लिया ज़बरदस्ती। जब प्राइस देखी तो उसकी 99.95 पाउंड, मतलब 100 पाउंड से 5 पैसे कम। मैंने कहा यार ये रहने दो, इतनी ये क्रिमिनल वेस्टेज है पैसे की। भले पैसा आपका हो जो मेरा हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक कुछ चंद घंटों के लिए एक जूता पहनना है और उसके लिए 100 पाउंड, उस ज़माने में कोई 45-50 पाउंड का रुपए का पाउंड होता था। इतना महंगा जूता खरीदना मुझे दिल को अच्छा नहीं लगता, और ना दिमाग को अच्छा लगता है कि बिना मतलब के पैसा क्यों खर्च किया जाए। खैर ज़बरदस्ती उन्होंने वो जूता ख़रीदा। तो बोले पहनिए इसको। मैंने कहा नहीं, पहले वो यहाँ जाके लॉकर रूम में जाके पहनूंगा, यहाँ पहनूंगा तो मेरे से चला नहीं जाएगा। तो खैर हम वहाँ से पैदल डब्बा लेके आए वापस, पाम बीच आए। वहाँ लॉकर रूम में बेंच बने हुए थे, वहाँ बैठे। मैंने अपने दूसरे नाइकी के शू उतारे, वो लेदर के जूते पहने, तो लॉकर में अपने पुराने शू रखे, उसका चाबी लिया और हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर, बहुत बड़ा हॉल और वहाँ पे सैकड़ों लोग, वहाँ पे अलग-अलग जो जुआ खेलने के जो वहाँ पे साधन थे वहाँ पे लगे हुए, सिगरेट का धुआं, लाइट्स, वहाँ पे रूले और कार्ड टेबल्स और स्लॉट मशीन, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे रखा हुआ, और लोग, लेडीज़, आदमी सब मर्जी से। तो मैं एकदम परेशान। मैंने कहा ये इतने बड़े हॉल में जो आदमी कंट्रोल करता होगा, वो कैसे कंट्रोल करता होगा कि कौन आदमी कैसे लगा रहा है, जो कौन आदमी किस किस्म का है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई वायलेंस हो जाए, कोई पैसे के लेन देन में झगड़ा हो जाए, तो कैसे मैनेज करते होंगे। तो मैंने देखा कि कुछ कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी दूर एक टिपिकल एक ड्रेस में कुछ लोग हटे कटे, जिनका बाद में मालूम पड़ा कि उनको बाउंसर बोला जाता है, प्राइवेट बॉडीगार्ड्स वहाँ के, उनके सिक्योरिटी वाले, वो कुछ थोड़े थोड़े वक्फे पे खड़े थे, चहलकामी करते या देखते, वो सब पे निगाह रख रहे थे। और साथ में CCTV कैमरा तो हर जमाने उस ज़माने में भी था वहाँ, वो लगा हुआ। तो अचानक दाऊद ने मुझे देखा कि मैं अकेला एक कॉर्नर पे खड़ा देख रहा हूँ। वो आए और कुछ नोटों का एक मुट्ठी में नोट भर के पाउंड, तो वो एक मेरी जेब में डाल के, मेरी जैकेट की जेब में डाल के, वो कोट नुमा जैकेट थी उसकी जेब में डाल के फिर भाग गया अपने जो जहाँ भी जुआ खेलना था। मैंने देखा कि ये पैसा अगर मैं हार गया तो ये पैसा दाऊद का पैसा है, मेरे ऊपर एहसान रहेगा सारी उम्र। कितना था मैंने भी नहीं देखा, ना मैंने गिना। तो मैंने देखा मेरे पास अपने कुछ पैसे थे, तो मैं रूले थोड़ा सा पहले भी एक दो बार कहीं दोस्तों के साथ गया था इंग्लैंड में। एक बार शिप पे हम लोग लंदन से हॉलैंड जा रहे थे, तो फेरी के ऊपर भी मैंने एक बार वो ट्राई किया था। तो मे बी आई वाज लकी, तो मैं काफ़ी पैसे जीत गया था तभी उस फेरी पे, जहाज़ पे। तो मैंने कहा चलो ये एक गेम मुझे आती है, तो रूले पे खेलते हैं। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो 4 डिजिट मुझे याद रहते थे, तो मैंने एक एक करके उन डिजिट पे पैसा लगाया, और आप मानोगे नहीं, कुदरती मैं उस दिन को 800 पाउंड जीत गया। मतलब मेरे पास 25-30 पाउंड थे अपने, 800 पाउंड में वहाँ पे कोई आधे पौने घंटे में जीत गया मैं। वो जीत के मैं साइड में जाके, वो एक जो रेस्ट काउचेज़ होते हैं वहाँ, बड़े बड़े सोफ़े, तो वहाँ पे जाके मैं आराम से बैठ गया। तो ये 2-2.5 घंटे के बाद सब लोग को किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, सब के सब हार के आए। मेरा मुंबई वाला दोस्त भी,
जावेद मियाँ दाद 2-2.5 पाउंड हारा। दाऊद भी बोला मैं कितने पता नहीं पाउंड हार गया। तो जब मेरे पास आए बोले चलो चलिए अभी कहीं और चलते हैं, खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, कहीं खाने का टाइम हो गया। तो जैसे मेरे पास आए तो मैंने वो जो मेरी लेफ्ट की जेब में वो जो नोटों का एक बंच था जो दाऊद मेरी जेब में डाल के गया था, मैंने वो निकाला और वैसे के वैसे उनको हाथ में पकड़ा दिया। बोलते क्या बात आप खेले नहीं? मैंने दूसरी जेब से नोट निकाले और बताया कि ये देखो मैं 800 पाउंड जीत गया हूँ। खैर उसने अपने नोट वापस लिए और खुश ही वह हैप्पी कि चलो हम में से कोई तो जीता। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि तीनों को तीनों हार के आए थे। तो वहाँ से हम लोग वहाँ से निकले और बाहर फिर गाड़ी में बैठ के ना नीचे आके हम लोग फिर मैंने अपने शू चेंज किए, बहुत पिंच कर रहे थे वो। 2-2.5 घंटे में ही मेरे पाँव का बुरा हाल उस लेदर के शूज़ ने किया। फिर हम नीचे आके वो लॉकर रूम में मैंने पुराने शू निकाले, वो पहने लेदर के शू, फिर वो डब्बे में डाले, डब्बा गाड़ी में रखा। तो हम लोग वहाँ से चक्कर काटते 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 वापस हम लिबर्टी सिनेमा के पास आए। और लिबर्टी में सिनेमा के पास एक वो प्लाज़ा था जहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी लेके नहीं जा सकते, पैदल चलना पड़ता है। वो बहुत बड़ा लिबर्टी में इंटरनेशनल फिल्म्स के काफ़ी प्रीमियर्स होते हैं। तो उस दिन को प्रीमियर चल रहा था, बहुत लोगों की भीड़, शोर शराबा, एक्टर सारे हैं कुछ। तो हम लोग वो थोड़ा क्रॉस करके उनको पीछे एक लेबनीज़ लड़का था यंग, वो इनको जानता था सबको, वो डोना कबाब वो बनाता था। तो एक को बहुत बड़ा सा मटन का कुछ मिक्सचर सा रॉड में लगा के लटकाया हुआ, उसको निकाल पे उससे थोड़े मसाले वसाले लगा के तो एक लेबनीज़ रोटी जिसको बोलते हैं रोटी नुमा में डाल के तो उसको रोल करके आपको दे देते हैं। तो एक वो काफ़ी हो जाता है पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो हमने एक एक को डोना कबाब वहाँ पे खाया। कोल्ड ड्रिंक साथ में वो कम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, ये इंग्लैंड में रवाज है। आप कुछ भी लो तो वही छोटी सी बॉटल आपको कोक की या और किसी ड्रिंक की वो अपनी तरफ से रेस्टोरेंट वाले या दुकान वाले आपको दे देते हैं। तो वो लेके हम लोग वापस गाड़ी में बैठे और हमारे वो जब हैरल्ड से आना पड़ता है तो वो 1 वे स्ट्रीट है। तो फिर पूरा एरिया घूम के वापस आके फिर हमें प्रिंसेस कोर्ट पे हमें ड्रॉप करके तो फिर हमने मेरे दोस्त ने बॉम्बे वाले ने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए एक चाय का कप पी के जाइए हमारे साथ। तो लकली वो जो होटल का जो प्रिंसेस कोर्ट का जो पार्किंग वाला जो इंचार्ज था वो बोलता पार्किंग खाली है तो मैं गाड़ी लगा देता हूँ, कोई बात नहीं आप जाइए। तो मुझे लगा कि वो दाऊद को पहले से भी जानता था, शायद कुछ वहाँ दाऊद के लोग आके ठहरते होंगे तो जहाँ कुछ अपना उनका कोई ट्यूनिंग होगी पुरानी। तो काफ़ी इज्जत से वो आदमी पेश आया, ब्रिटिशर था, गोरा था वो। तो हम ऊपर रूम में चले गए तो वहाँ पे मैच आ रहा था तभी, हाईलाइट्स मैच की जो दिन भर खेला गया था। तो वो हाईलाइट्स के ऊपर ही ये तीनों दोस्त बैटिंग करने लग गए, जावेद मियाँ दाऊद और मेरा बम्बई वाला दोस्त। तो किसी को मालूम नहीं दिन में क्या हुआ, किसी ने रेडियो नहीं सुना, किसी ने टीवी नहीं देखा। तो वहाँ पे हाईलाइट्स पे दिखा रहे हैं अब देखो कौन चक्का मारता है चौका मारता है। तो ये टाइम पास करते आधे पौने घंटे के बाद दाऊद और जावेद मियाँ दाद वहाँ से गए। तो हम लोग फिर अपना वो हाईलाइट्स वगैरह देख के फिर नीचे उतरे, फिर हम चक्कर लगाने गए वापस। फिर हम लिबर्टी एरिया में गए, आधी रात तक घूमते रहे तो वापस आए। लेकिन वो एक जो दाऊद का एक नया एक चेहरा, एक उसकी ज़िंदगी का वो पार्ट, जो आदमी जो मुंबई में इतने केसेस में वांटेड, जिसको बोलते हैं 50 देशों की पुलिस ढूंढ रही थी और उस आदमी के साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, गाड़ी उसको चलानी नहीं आती, दूसरे ड्राइवर के ऊपर मुनहसर है, वो या तो टैक्सी करके जाए तो या फिर जावेद मियाँ दाद की गाड़ी में घूमे। तो ये एक जो दाऊद का मैं ज़िंदगी का एक हिस्सा जो मैंने उस शाम क्लोज से देखा, वो मैं मेरी आने वाली किताब में मैं पूरी डिटेल में ज़रूर लिखूँगा। और आपको भी ये किस्सा पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया तो हमें ज़रूर आप लिख के भेजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि दाऊद के साथ इस किस्म के किस्से आपको कैसे लगते हैं। तो इसी किस्से के साथ
इसी अंश के साथ हम आज का ये प्रोग्राम यही ख़त्म करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको दोस्तों के साथ इसका आगे प्रचार करना मत भूलिएगा, इसको शेयर कीजिए और हम अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। तो अगले जो 2 दिन के बाद मैं जो एक रिकॉर्डिंग करूँगा थर्सडे के लिए, उसमें आपके कमेंट्स के मैंने जवाब देने हैं। ये एक स्पेशल एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो उसमें जो अब तक हमारे लोगों ने मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मैं कैसे ज़िंदगी जीता हूँ, कैसे रहता हूँ और मेरी क्या मजबूरियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ लोगों के बहुत सवाल हैं, उनके जवाब मैं 2 दिन के बाद आपको दूंगा, वो देखना मत भूलिएगा। तब के लिए मैं बलजीत परमार फॉर यू चैनल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।